मऊ में मुद्दा क्या है? मऊ में हमको मुख्तार नहीं चाहिए बस। हाँ, हाँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मुख्तार नहीं चाहिए। नमस्कार, मऊ सदर विधानसभा में एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये इलाका जो है मऊ में क्या बता रहे थे आप? साई कटरा रोड है। यहाँ पर एक चाय की दुकान है, यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में मऊ के लोगों के लिए मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, क्या नाम पर ही वोट पड़ेगा, और पिछली सरकार ने जो 5 साल में काम किया है, मतलब योगी सरकार ने जो काम किया है, उससे यहाँ के बुनकर समाज के लोग, नौकरी पेशा लोग, अपना काम धंधा करने वाले लोग कितना खुश हैं, उनके लिए क्या समस्या है, इस पर बात करेंगे। मुद्दा महंगाई का है और का है, बेरोजगारी का मुद्दा है और तमाम मुद्दा है। मऊ में 7 तारीख को वोटिंग है जी। आप लोगों को क्या लगता है इस बार कौन लड़ाई में? लड़ाई यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, बीजेपी से यहाँ से लड़ाई है। और जीतेगा कौन? भाई जीतने के भाई देखिए, वैसे तो जीतने के तो अब्बास अंसारी ही जीतेंगे। हाँ, लड़ाई सीधे है कंफर्म में नाम पर वोट पड़ेगा जी। भाई नहीं है, 25 साल से जो जेल में है उसको विधायक बनाने से क्या मतलब है? हाँ, ये बात 25 साल से जो विधायक है उसको जेल में रहने से क्या मतलब है? हमारे सामने शक्ल नहीं दिखा पाता है, क्या मतलब है? परिवर्तन चाहिए हमको, विकास चाहिए। हाँ, हाँ, हम विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास मतलब जो सरकार रही है, योगी सरकार रही है। जो आपका प्रतिनिधि है, आपका शक्ल नहीं दिखा पाएगा, अपना शक्ल नहीं दिखा पाएगा, क्या मतलब है उससे? रुको बस 2 मिनट बताते हैं। मतलब क्या है? हाँ, जो प्रतिनिधि है, जो आपका मुखिया है, उससे उसका शक्ल नहीं देख पाएंगे, क्या मतलब है? हमको योगी सरकार बढ़िया लग रहा है। हाँ, विकास दिया, सबसे बड़ी तो गरीबों को हेल्प किया। किस तरीके से हेल्प? किस तरीके से? राशन से लेकर सिलेंडर तक, मकान तक दिया है। जीते हैं। हाँ। इस बार को लगता है आप पलट देंगे? हो सकता है। हो सकता है। हाँ। आप क्या करते हैं? 99 हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। काम धंधा कैसा चल रहा है? मेरा सबसे बढ़िया है। हाँ। 1000 रुपये डेली, 1200, 1000, 800, 1800, एक नंबर भाड़ा है। तेल महंगा हुआ तो क्या मतलब, भाड़ा भी महंगा हुआ है। 300 कमाने वाले 500 कमा रहे हैं। आपको लगता है ये डेटा कहाँ से आया कि 300 कमाने वाले 500 कमा रहे हैं? तेल बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा, तो तेल बढ़ेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, भाड़ा भी तो बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी, खर्चा भी तो बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है भाई साहब। हाँ भाई साहब, बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मैं तो ये बस जान रहा हूँ कि मऊ के लोग क्या सोचते हैं। अब्बास अंसारी इस बार चुनाव मैदान में हैं, ठीक है, बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए लड़ रही है। आप लोगों को क्या सोचना है? मऊ में परिवर्तन चाहिए या लखनऊ में परिवर्तन चाहिए? लखनऊ में परिवर्तन चाहिए। लखनऊ में परिवर्तन कैसे होगा ये परिवर्तन? अब लोग लगे हुए हैं, गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। चूँकि ये 5 साल में केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट सरकार ने महंगाई हद से ज़्यादा, 400 का सिलेंडर 10 रुपया बढ़ता था तो पिछली सरकार के लोग रोड पे डांस करते थे 10 रुपया, और आज 600 रुपया बढ़ गया सिलेंडर में। कोई डांस करने वाला नहीं है, और अगर कोई रोड पे आएगा तो उसको मुकदमे में लादा जाएगा। ये ऐसी तानाशाह सरकार हमको इस देश में नहीं चाहिए। लोकतंत्र की सरकार चाहिए, इसलिए हम गठबंधन की सरकार चाहते हैं ताकि देश का लोकतंत्र बहाल रहे। गठबंधन की राजनीति की बात कर रहे हैं आप। मऊ में अभी एक भाई साहब मिले थे, वो कहीं चले गए हैं, वो कह रहे थे कि मऊ में हम बदलाव चाहते हैं। मऊ में 25 साल से, हाँ, उनका ये वो बदलाव करें। हमारा ये है कि हम बदलाव हो न हो, लेकिन हमको लखनऊ की सरकार को बदलना है। यहाँ पर मुद्दा क्या है मऊ में? यहाँ मुद्दा बहुत है। यही 2 साल से अशोक धवन भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और अरशद जमाल रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के तमाम हुकूमत के लंग योगी आदित्यनाथ के लंग दौड़े। मऊ का सबसे संकट मसला बुनकर के पासबुक का है, जो रोटी रोजी से जुड़ा हुआ है, उसका समाधान नहीं। आश्वासन पर आश्वासन, जैसे मोदी जी का 15 लाख, उसी तरीके से हम लोग का पासबुक का मसला। अगर पासबुक का मसला हल होता तो हम अशोक सिंह के साथ रहते।
योगी आदित्यनाथ के साथ रहते। मसाइल बस हमारे मऊ का यही है, इसलिए लोग न चाहते हुए गठबंधन को वोट देंगे। ये इत्मीनान रखिए, परिवर्तन जब आएगा बेला कर दिया जाएगा मऊ का। हमको गठबंधन की सरकार चाहिए, एक एक वोट हमको गठबंधन को देना। पासबुक वाला मसला जो है जी, कितना बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। अगर ये जो सरकार जिस तरीके से महंगाई और बिजली का दाम, गैस का दाम तमाम बढ़ा है, उसको सरसों का तेल देख लीजिए, 60 रुपये में था, 200 रुपये में खा रहे हैं। और अगर बोलोगे तो देशद्रोह का साबित कर दिया जाएगा। तमाम थाना दक्षिण टोला से मऊ में तमाम मुकदमे लोगों के ऊपर हैं। तो इसलिए गठबंधन की सरकार रहे ताकि लोग शांति व्यवस्था से कम रहे, कम खाएं, शांति व्यवस्था से रहें, अपने परिवार से तो जुड़े रहें। 2000 रुपया लमसम महीना पड़ेगा बिजली का, बुनकरों का। अब बुनकर की कमाई बमुश्किल बड़े परिवार के साथ, सारे लोगों के साथ चलेंगे तो 5 से 6000 रुपया महीना कमाएंगे एक लूम से। और एक लूम से 2000 रुपया लमसम महीना बिजली का बिल देना पड़ेगा ईमानदारी से। तो 2000 रुपया सरकार को बिजली का दे दें, 3000 में 1000 का सिलेंडर, 2000 में क्या डांस करेंगे परिवार को लेके। ये सबसे बड़ा मसला है। बुनकर और किसान की सरकार ये दुश्मन है। छोटे लोगों की पूंजीपतियों को पूंजीपति को बना रही है, पूंजीपति का कर्जा माफ कर रही, छोटे लोगों को आरसी, सीए, एनआरसी ऐसे लोगों में छोटे छोटे मुकदमे में फंसा के सबको दहशत में पैदा कर रही है। एनआरसी का नाम लिया आपने, हाँ, मऊ में मुद्दा है वो? क्यों नहीं मुद्दा है। 500 लोग दागी बने हुए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। मैं गारंटी, मैं हटाओ बचाओ में मिर्जाहदीपुरा में था, कुछ आदमी उसमें दुबई था, कोई नहीं, लेकिन उनका नाम है। अच्छा, जो लोग दुबई में थे उनका भी नाम है। तो अब उनका हटा के किसी से फिर उसको साबित करे कि इनकी ये साजिश करके विदेश चले गए। बहुत अहम मुद्दा है। किसान उतना लंबा आंदोलन किए, उनको कुचलवाया सरकार ने। तो ये सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं, सबकी दुश्मन है। इनको क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम ये वार्ड के सभासद हैं और हमारा बुनकर से लगाव है, लुंग है, तमाम साइड का काम करते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े। हम भारतीय जनता पार्टी के 14 और 15 के सक्रिय सदस्य हैं। आप उठवा के दिखा दीजिए। तो आपका मोह भंग क्यों हो गया? मोह भंग यही हुआ कि हम मोदी जी का भाषण सुन के हमने कहा कि अब कम से कम मनमोहन सिंह 10 साल सरकार गूंगे बन के चलाए, ये कुछ नहीं किया। अब हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, बहुत अच्छा काम सोचा। 2 साल के बाद धीरे धीरे वही अमीरों की रणनीति, काला धन आता नहीं है, विदेश में लोग फुर भागते हैं। तमाम मुद्दा है साहब। हिजाब वाला मुद्दा क्या इसीलिए था क्या चुनाव के लिए? वही मुद्दा है भाई। ये बताइए कि यहाँ हम लोग कम से कम अंग्रेज से पहले और अंग्रेज के बाद आज हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं और किस पद पे हैं? फिर भी मुसलमान से हिंदू खतरे में है। और मुगल से लेके जितने लोग थे तब वो हिंदू सुरक्षित, अंग्रेज में भी सुरक्षित है, यहाँ भी 60-70 साल सुरक्षित। और अभी ये हिंदू खतरे में। अगर फलाह आ जाएंगे तो हिंदू खतरे में हो जाएंगे। भैया हिंदुस्तान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कह रहे थे कि लखनऊ में परिवर्तन चाहिए। देखिए, परिवर्तन तो हर कोई चाह रहा है। हाँ, क्योंकि इस जो तानाशाह सरकार है, इससे सारे लोग त्रस्त हैं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, सारे लोग त्रस्त हैं इससे। महंगाई, बेरोजगारी, सिर्फ इनका मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जिन्ना पाकिस्तान, हिजाब, यही सब मुद्दा है। ये कोई मुद्दा है? मऊ के बुनकरों के लिए मुद्दा नहीं है। नहीं, ये कोई मुद्दा है क्या? मुद्दा तो बहुत बड़ा है। बुनकरों का लाइट का जो है ना, अखिलेश यादव की सरकार में जो है फ्लैट रेट पे बिजली 72 रुपये में मिल रही थी। ये सरकार आई, इसको ख़त्म कर दी। अभी कितने में मिल रही है?
अभी कहाँ मिल रहे, उन्होंने पेंडिंग में रखा हुआ है ना उसे। पेंडिंग है। नहीं, दाम में बढ़ोतरी 72 उन्होंने बढ़ाया है उसमें चल रही है वो जो उनको उसको जो है खत्म कर कितना बढ़ाया ये नहीं मालूम। अभी पेंडिंग में है, वो सब कर्जा है। किसी को उस पे टॉर्चर किया गया है, किसी को नोटिस भेजा गया है, कोई भाग गया, लेकिन है वो पेंडिंग में है। मैं कह रहा ना कि उसके लिए हमारे के मऊ के नेता से लेके बनारस के एमएलसी अशोक धवन साहब, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि हम लोग के लिए, बुनकरों के लिए वो 10 बार मुख्यमंत्री से लेके जितने उस विभाग के हैं उसमें मिले, लेकिन वो नाकामयाब रहे और इलेक्शन आ गया। अब अगली सरकार ही कुछ कर सकती है, ये कुछ करने वाले नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग कि अभी मोदी 3 दिनों के लिए बनारस आने वाले हैं और पूर्वांचल में रैलियां करेंगे, उसका असर होगा इधर कुछ? क्या असर होगा, सब कोई आप जानता सीरियल आ रहे हैं, बोलेंगे आप? नहीं, कोई असर नहीं होगा। मोदी के आने से कोई परिवर्तन नहीं, वो 6 बार आए बनारस, उसका असर यहाँ कुछ नहीं होगा। बनारस में रैली करेंगे तो पूर्वांचल में असर नहीं होगा? कुछ नहीं असर होगा। पिछली बार तो शमशान बनम कब्रिस्तान का नारा बनारस से दिए थे और असर दिखा था। नहीं, वो आप सब जनता समझ चुकी है साहब, जनता सब समझ चुकी है, उनका कोई नारा चलेगा नहीं। हम जान रहे कि हमको क्या करना है। 2017 में मोदी जी आए, कहे कि छड़ी से बाहुबली को हटाएंगे और बाहुबली जीता। फिर चेयरमैनी में आए, कहे कि इसको हटाएंगे, उत्तर प्रदेश से सबसे टॉप 10 चेयरमैन। यहाँ के लोग समझते हैं योगी जी मोदी जी को, और यहाँ सब लोग मिल के रहते हैं, मिल के वोट देते हैं। यहाँ कोई बात नहीं है, बहुत बेहतरीन माहौल चल रहा है मऊ का। हाँ, आप बोलेंगे चाचा? बोलिए, खुद ही सफाजत अरे आप भी बोलिए, भगवान ने आपको बहुत खुशी की बात दी है। क्या मुद्दा है आपके लिए इस बार के चुनाव में? मुद्दा वही महंगाई का है, और क्या। अब महंगाई से हम लोग एकदम बिल्कुल तंग आ गए हैं। और जिंदगी आसान हुई है या मुश्किल हुई है? जिंदगी आसान कहाँ से होगी, महंगाई ज़्यादा हो गई है, मुश्किल है जीना। बाल बच्चों को पालना, अभी शादी ब्याह बाकी है, कैसे करेंगे? अभी बड़ी लड़की हैं, बड़ी शादी करना है, तो महंगाई से बर्बाद है। रोजगार है नहीं कोई बढ़िया, रोजी रोजगार से तंग है। अब देखिए जो करना है 10 साल में, वो पता नहीं कब होगा, जो हाल है। बोलेंगे आप? दूसरे को डांट रहे हैं आप? बोलिए। बोल दो भाई, महंगाई जवन है। चलिए जरा पीछे चलिए बैठिए। अरे मोदी साहब हैं, ये भी पूर्व सभासद है। क्या मुद्दा है आपके लिए इस बार के चुनाव में? हम लोग ठीक है, सरकार चल रही है, ठीक चल रही है। मोदी सरकार है, योगी सरकार है। नहीं, वो चाचा बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि जो है आप बोलिए, जोर से बोलिए। तो आप बताइए ना कि यहाँ पर जो है, अभी मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि 25 साल से हमारा विधायक जेल में ही जीवन बिता रहा है, हमें यहाँ परिवर्तन चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, तो यहाँ तो चाहिए, परिवर्तन चाहिए। आपको कहाँ परिवर्तन चाहिए? अभी तो यहाँ पर परिवर्तन की ज़रूरत है ही है। फिलहाल अभी हमारे अशोक सिंह हैं यहाँ से कैंडिडेट। हाँ। पिछली बार का अगर हम वोट देखें तो मुख्तार अंसारी को 96,000 से ज़्यादा वोट पड़े। एसपी को 60-70 के बीच पड़े थे और सपा के पास 70,000 के करीब वोट। आपको लगता है कि बीजेपी अपने दम पर मऊ निकाल लेगी? हाँ, आपकी बार लगेगा। आपकी उनके लड़के लड़ रहे हैं ना, अभी उनके में और इनके में अंतर है थोड़ा। अच्छा, बाप और बेटे में? हाँ, दोनों में अंतर है। बाप है, बेटा है। अच्छा, आप बताइए, बाप बेटे में अंतर हो जाता है ना? अंतर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि आदमी मजबूरन जो है कुछ न कुछ करने पर आमादा हो जाता है। मुद्दे की बात आप कीजिए। बाप बेटे में अंतर क्या है? आज के इस युग में कुछ नहीं कहा जा सकता कि बाप और बेटे में क्या अंतर है। बहुत सारे अंतर भी होते हैं, अंतर कलह की वजह से, और बहुत ज़्यादा ऐसे अंतर भी होते हैं कि बाप की इमेज कुछ होती है, बाप की इमेज कुछ होती है, बेटे की इमेज कुछ होती है, दोनों में अंतर होता है। अब मुद्दे की बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा कारोबार का है और महंगाई का है। और स्थानीय मुद्दों में अगर कहिए तो मऊ नाथभंजन एक ऐसी नगरी है जहां 98% बुनकर बसते हैं और
उन मुनकरों को पूछने वाला और उनकी समस्या को सुलझाने वाला कोई नेता यहाँ है ही नहीं है। मुख्तार अंसारी नहीं सुलझा पा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आप मुख्तार अंसारी की बात करें, एक बात पूरी कर लेता हूँ तब दूसरी बात सवाल कीजिए आप। ठीक है। इसलिए कि मऊ में, शहर मऊ के अंदर मैं कह रहा हूँ कि सब 98% बुनकर हैं और इन 98% बुनकरों का पासबुक जो बिजली का जमा होता था पावर लूम का, वो 18 महीने से ऐसे ही स्थगित है, जिस पर कोई शासन आदेश भी नहीं है कि उसको स्थगित रखा जाए। वो बिल जमा कराने का न कराने का कोई आदेश नहीं है। तो ये लेकिन जो है अब तक किसी नेता ने इस बात को नहीं उठाया। अगर किसानों की तरह यहाँ के लोग जो नेता हैं, क्रीम लोग हैं यहाँ के, जो रहनुमाई और क़यादत करते हैं, अगर इस मुद्दे को उठाते तो इसी मऊ नाथभंजन की नगरी में लाखों आदमी इकट्ठा हो जाते और अपनी मांग को ये लोग पूरी कराते। लेकिन किसी नेता के अंदर दम ही नहीं है। अब मुख्तार अंसारी की अब जब बात कर रहे हैं आप, तो 25 साल से वो एमएलए यहाँ हैं, ये सच्चाई है। लेकिन सन 1957 से लेकर के आज तक सारे एमएलएज का मैं नाम बताऊंगा, और सारे एमएलएज ने क्या किया यहाँ? नथिंग, कुछ नहीं, एक पैसे का कोई बुनियादी काम नहीं किया। अगर एक एमएलए की बात नहीं करता मैं, तमाम सन 1957 से लेकर के आज तक के मौलाना, बड़े मौलाना हबीबुर रहमान साहब आदमी पहले थे, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब थे, फिर उसके बाद मौलाना बाकी साहब हुए, ब्रिज बिहारी लाल टंडन हुए, लल्लू बाबू हुए, कामरेड इम्तियाज़ हुए, कामरेड खैरुल बसर हुए। इन तमाम एमएलएज ने मऊ के बुनियादी कामों पर कभी गौर नहीं किया। क्यों नहीं? क्या नहीं गौर किया? गौर ये नहीं किया कि अगर यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनाते, अपनी मांग रख करके असेंबली में कोई यूनिवर्सिटी बनाते या कोई ऐसा कॉलेज बनाते कि हमारे लड़कों को बाहर न जाना पड़ता, खर्चे से बच जाते। लेकिन ये बुनियादी काम किसी ने किया। नाली खड़ंजा बनवाना ये कोई बुनियादी काम नहीं है। बुनियादी काम जनता के लिए ये है कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। और शिक्षा की व्यवस्था कैसे होती? ये गरीब लड़के कैसे पढ़ते? जब यहाँ कोई यूनिवर्सिटी होती, जब यहाँ कोई कॉलेज ऐसा होता कि हमारी लड़कियाँ, हमारे लड़के वहाँ से तालीम हासिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। और उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर देखिए तो महंगाई और बेरोजगारी का ये मुद्दा है, और ये तो स्थानीय मुद्दा हम बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुद्दा है, पूरे उत्तर प्रदेश का, वो बेरोजगारी और महंगाई का है। जीडीपी आपकी कहाँ चली गई है, आपको ये खबर भी शायद नहीं होगी। अर्थव्यवस्था कितनी चौपट हो गई है कि हम लोगों का कारोबार सारा का सारा चौपट, न कहीं से पैसा मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। अब आप पूछिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। जी पूछिए। आपने जो है सियासत देखी है यहाँ की, और यूपी की सियासत को भी देखा है आपने। जी। एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि इस बार का चुनाव 80 बनाम 20 का चुनाव है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उनका चाहे जो भी मकसद हो, 80 बनाम 20 का जो भी मकसद हो, मायावती के दौर में भी एक नारा लगा था 80-85 का, 15-85 का एक नारा लगा था, और 15-85 के नारे में उन्होंने भी उससे लाभ उठाया था। और ये भी 80-20 का के लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन जनता अब खूब समझ गई है और जान गई है कि ये धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में कोई राजनीति नहीं हो सकती। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ये देश है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, और इस तरह की व्यवस्था करके या इस तरह का बयान दे करके, चाहे मैं दूं चाहे कोई दूसरा दे, 80 और 20 का करके, हिंदू मुसलमान करके और जात और पात जोड़ करके यहाँ कोई राजनीति नहीं कर सकता, न सफल हो सकता। आज राजनीति में वो कामयाब हो जाएगा, कल असफल हो जाएगा। जब एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि 80 बनाम 20 का, जो 20% भी तो उसी के नागरिक हैं, उसी के अपने लोग हैं। हाँ, ये सही बात है। नहीं, वो सही बात है कि उसी के नागरिक हैं, उसी के सब कुछ हैं। और जो लोग 80 और 20 की बात करते हैं, उनको ज़रा सा ऐसे अल्फाज से परहेज़ करना चाहिए, इसलिए कि वो अगर मुख्यमंत्री हो गए तो सबके हो गए, और अगर नहीं मुख्यमंत्री हुए तब भी सबके हैं। इंसानियत दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आदमी कोई कितनों ही पद पर बड़ा हो जाए, लेकिन अगर दुनिया में पद और पैसा सब कुछ होता तो दुनिया में आदमी ज़मीन नहीं आसमान खरीदता।
और यही नहीं बल्कि खड़ा आदमी तो खरीद लेगा लेकिन उसका आत्मा, उसका दिल नहीं खरीद सकता। इसलिए ऐसे बयानों से परहेज़ करना चाहिए। यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, और सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम समुदाय के लोग हैं। आपने जाना भी है कि ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपाक होए, औरन को शीतल करना हो तो अपहू शीतल होए। ये एक फूल है, हिंदुस्तान एक फूल है, और इस फूल एक गुलशन है, एक चमन है, और इस चमन में हर प्रकार के फूल हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में सन 1947 में क्या तन्हा किसी एक समुदाय के लोगों ने काम किया था? क्या उस लड़ाई में एक परिवार के लोगों ने काम किया था? क्या उस लड़ाई को, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए व्यक्तिगत किसी ने लड़ाई लड़ी थी? नहीं, सब लोगों ने मिलकर के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू का हो, मुसलमान हो, सब लोगों ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया, और आज आज़ाद हो गया देश। 1947 में आज़ाद हो गया, और आज हमको इसकी बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज इतना बड़ा हिंदुस्तान देश, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में नहीं है कि हर आदमी को हर तरह की आज़ादी है। मुसलमान जाके मस्जिद में अजान करता है, नमाज़ पढ़ता है, हिंदू लोग मंदिरों में जा कर के शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं और अपना यज्ञ करते हैं। तो इतनी बड़ी आज़ादी पूरे दुनिया में कहीं नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक आज भी सोने की चिड़िया है। जो लोग अंग्रेज़ों के समय में कहते थे वो तो कहते ही थे, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी इंसानियत है, और इंसानियत जब तक बाकी रहेगी तब तक कोई किसी को अगर बुरा भला कहता है तो आत्मा को ठेस पहुंचाता है, और किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना ये महापाप है। भाई साहब, आप चाचा की बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सहमत। जो 80-20 वाली बात जो करते हैं उसका कोई असर है? हाँ, बिल्कुल असर है। असर है ना, तो मतलब 80-20 का क्या, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब इनको यही नहीं मालूम कि हम 80 हैं, 20 हैं। इनको तो अभी सारी जानकारी नहीं। अमित शाह कहीं कहीं अपना प्रोग्राम करते हैं, उसमें कहते हैं कि 12 के बाद जो बच्चे इंटर में दाखिला लेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा, इसीलिए लैपटॉप नहीं देना। हाँ, तो ये लोग सरकार चलाने लायक थोड़ी ना है। रही बात मऊ की, मऊ में 25 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी परिवर्तन होना है। हाँ, ये था मऊ से हमारा कार्यक्रम। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपकी चाय की दुकान पे अंसार अहमद। ये रौजा इलाका है? नहीं, साई कटरा नगर। हाँ, ये साई कटरा इलाका है, और यहाँ पे चाय की दुकान भाई साहब की थी, इसी पर हमने बात की। यूपी विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी रहेगी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद।